Hi guys, this is Prashant Rajput and this video is about Carnot engine. So guys, basically Carnot engine is one of the most important application of thermodynamics, है ना. पढ़ते हैं हम thermodynamics में Carnot engine के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन जनरेट होते हैं इससे, है ना. तो करना क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये काम करता है, कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, कुछ अजम्पशंस हैं वो फॉलो अप करते हुए अगर मैं इसको समझूंगा तो बाकी चीज आसानी से हो जाएंगी, है ना. न्यूमेरिकल बहुत इजीली तरीके से हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को. तो गाइस स्टार्ट करते हैं कार्नोट इंजन के बारे में. तो सबसे पहले कार्नोट इंजन को मैं एक आइडियल इंजन भी कहता हूं, ठीक है, एक आइडियल इंजन भी कहता हूं. और ये क्या है, मेरा एक थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिक इंजन है ना. थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह सकता हूं मैं इसको, है ना. थ्योरेटिकल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि रियलिटी में अभी तक ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं है ना. ऐसा कोई इंजन रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है. मैं माइक्रोस्कोपिक की बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक पे ऐसा कोई इंजन काम भी कर रहा है, बट मैक्रो लेवल पे अब तक कोई नहीं बना है. तो इसलिए मैं इसको थ्योरेटिकल थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी कहता हूं, ठीक है. तो अब बात आती है कि ये करता क्या है ना, इससे मुझे मिलता क्या है. तो इट गिव्स मी द एस्टिमेशन अबाउट द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी दैट अ हीट इंजन ड्यूरिंग इट्स वर्क, है ना, ड्यूरिंग इट्स कन्वर्जन फ्रॉम हीट टू वर्किंग बिटवीन दीज टू टेम्परेचर पजेस. मतलब कि मेरा हीट इंजन जो इन दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है वो क्या मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी देता है, वो मैं इस कार्नोट इंजन से निकाल सकता हूं, है ना. और उसका फॉर्मूला होता है ये है मेरा मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, है ना. इस बेस पे एक बात और जनरेट हुई थी कि अगर कोई भी सिस्टम है ना, कार्नोट इंजन के अलावा कोई सा भी सिस्टम है दूसरा जो इन दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है ना, दैट कैन नेवर हैव अ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी देन अ कार्नोट इंजन वर्किंग ऑन द सेम टेम्परेचर. मतलब कि कोई भी सिस्टम जो इन दो टेम्परेचर में काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी जो है मेरे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा हो ही नहीं सकती है ना. क्योंकि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी दे चुका है इस कंडीशन पे. T1 T2 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है रिजर्वोयर को. एक है मेरा हीट रिजर्वोयर, एक है मेरा कोल्ड रिजर्वोयर. इनको मैं यहां पढ़ने वाला हूं थोड़ा सा आगे, ठीक है. फर्दर बात आती है कि मैं इसको डिफाइन कैसे करता हूं, कार्नोट इंजन को मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं. तो यहां पे ये है इसका पीवी कर्व, है ना. तो बेसिकली इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं. कार्नोट इंजन के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं. पहला होता है मेरा ये, है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. दूसरा होता है मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन. तीसरा होता है मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन. पहले एक्सपेंशन हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, और फिर लास्ट में होता है मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन, है ना. मतलब फर्स्ट 2 केस में एक्सपेंशन होगा, फिर बाकी के 2 केस में कंप्रेशन होगा. मतलब मैं जहां से स्टार्ट किया था मैं वहीं आ जाऊंगा, है ना. मेरा इनिशियल स्टेज और मेरा फाइनल स्टेट सेम है ना. तो दैट मीन्स ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है एक साइक्लिक प्रोसेस. क्या बना रहा है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस. और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो 0 होता है. साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए सी बी डी, वो क्या आएगा, 0 आएगा. क्यों, इंटरनल एनर्जी क्या है मेरा, इंटरनल एनर्जी इज माय स्टेट फंक्शन, है ना. जानते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन के बारे में. स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, है ना. दैट मींस इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है ना. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है. ये मैं अभी थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं, मैं इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग कैसे ये इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है, वो आगे समझेंगे. तो बेसिकली इसको मैं क्या कहता हूं, ये क्या है, मेरा एक आइडियल रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस है ना, जिसमें मेरे 4 प्रोसेस है, 4 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4, है ना. जिस पहले 2 में क्या हो रहा है, मेरा एक्सपेंशन हो रहा है एक सर्टेन लेवल तक, फिर क्या होगा, मेरा कंप्रेशन होगा, है ना. कंप्रेशन होते होते मैं कहां आ जाऊंगा, बैक टू इनिशियल स्टेज, है ना. दैट मींस ये क्या पूरी साइकिल बना रहा है. तो 1 कंप्लीट साइकिल के बाद ये फिर से रिपीट, एक्सपेंशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा. तो ऐसे ही मेरा हीट इंजन प्रॉपर काम करता है, ठीक है. तो इसको डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली इस सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है ना. यहां पे आ जाओ गाइस. तो कुछ असम्पशन है इसको स्टार्ट करने से पहले. ये क्या है, मेरे सिस्टम ये है, 4 मैंने
एक ही सिस्टम है, इसमें जो चारों प्रोसेस है मैं उसको दिखा रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले जो कंडीशन जो मैं अज्यूम करने वाला हूं, सबसे पहले ये जो वॉल्स है मेरे सिस्टम की, ये मेरी जो वॉल्स है वो क्या होंगी, इंसुलेटिंग होंगी, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स होनी चाहिए मेरे सिस्टम की, ठीक है। एक्सेप्ट दिस बॉटम वन, जो बॉटम की वॉल होगी मेरी नीचे वाली, वो होगी मेरी कंडक्टिंग वाली, वो होगी मेरी परफेक्टली कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब होगा कि ये जो मेरी बाउंड्री है वो है मेरी डायाथर्मल बाउंड्री। क्या है मेरी डायाथर्मल बाउंड्री। डायाथर्मल बाउंड्री का मतलब क्या होता है, हीट एक्सचेंज पॉसिबल है ना। सिस्टम में हीट दी जा सकती है, सिस्टम से हीट ली जा सकती है ना। और इस ओवरऑल सिस्टम के लिए जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है मेरी ये, एक है मेरा हीट रिजर्वोयर T1, दूसरा है मेरा कोल्ड रिजर्वोयर T2, तीसरा है मेरा स्टैंड, है ना, जो मेरा कंप्लीटली इंसुलेटिंग है। तो इनकी भी कुछ रिजर्वेशन है। ये क्या है, मेरा हीट रिजर्वोयर है जिसका टेम्परेचर T1 और उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी होने का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई मैं इसमें कितना भी टेम्परेचर दे दूं और इससे कितना भी टेम्परेचर ले लूं, है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। मतलब मैं इससे कितनी भी टेम्परेचर, कितनी भी हीट किसी सिस्टम को दे दूं और कितनी भी हीट इससे ले लूं सिस्टम में, तो ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसलिए इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, इन्फिनाइट। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं समुद्र है, भाई समुद्र में से अगर मैं एक बाल्टी पानी निकाल भी रहा हूं तो समुद्र को फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये जो मेरा रिजर्वोयर है इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, इन्फिनाइट। मैं अगर इसमें से थोड़ी सी हीट इसमें सिस्टम में दे भी दे रहा हूं तो इसकी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे दूसरा क्या है मेरा कोल्ड रिजर्वोयर, जिसको मैं सिंक भी कहता हूं, तो सिंक के केस में भी मेरी जो हीट कैपेसिटी है वो इन्फिनाइट है ना। हीट कैपेसिटी मेरी इसमें भी इन्फिनाइट है। सेम केस होगा कि भाई कितनी भी हीट इसको दी जाए, इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स, कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज है मेरी इंसुलेटिंग स्टैंड। क्या है ये, इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब है कि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है ना। ये एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल ही नहीं है, इसमें हीट का एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉन कंडक्टिंग है। और ये दो जो है मेरे हीट रिजर्वोयर और कोल्ड रिजर्वोयर, ये दोनों मेरे परफेक्टली क्या है, मेरे परफेक्टली कंडक्टिंग। ये क्या है, मेरे परफेक्टली कंडक्टिंग है, मतलब दोनों में हीट एक्सचेंज पॉसिबल है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री कंडीशन समझ ली हमने, है ना। ये यहां पे क्या लगा हुआ, ये मेरा मूवेबल पिस्टन है, इसके अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूं, ये मेरी गैस है, और गैस मेरी क्या होने वाली है, पूरे सिस्टम में आइडियल गैस होने वाली है ना। पूरे सिस्टम में गैस कौन सी होने वाली है, आइडियल गैस होने वाली है। और मेरे चारों प्रोसेस अज्यूम टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस, मैं यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस की ही बात कर रहा हूँ, है ना, थ्रू आउट द सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पहले केस में ये मैंने सिलेंडर उठा के किसके ऊपर रख दिया है, हीट रिजर्वोयर के ऊपर, है ना। तो हीट रिजर्वोयर क्या है मेरा T1, ये क्या है मेरा सिलेंडर। तो होगा क्या, हीट रिजर्वोयर का टेम्परेचर ज्यादा है ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और ये जो बाउंड्री थी मेरी, वॉल थी बॉटम वाली, ये प्रॉपर कंडक्टिंग है। तो होगा क्या, हीट ट्रांसफर होगा कहां से, यहां से यहां तक, है ना। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर होगा, है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ता हूं ना मैं एंट्रोपी के बारे में। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो करती है गैस, है ना। तो यहां से यहां तक क्या होगा, हीट फ्लो होगा, दैट मींस इसमें क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना। तो उससे क्या होगा, यहां पे क्या होगा इनके बीच में वॉल्यूम बढ़ेगा, ये पिस्टन क्या है, ऊपर की तरफ भागेगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, पिस्टन ऊपर जाने की वजह से क्या होगा, प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो हो क्या रहा है, जितनी हीट मेरी इस सिस्टम में जा रही है उतनी हीट मेरी इस पिस्टन को ऊपर उठाने में खर्च हो जा रही है ना। जितनी हीट मुझे ये हीट रिजर्वोयर इसमें ट्रांसफर कर रहा है, उतनी हीट इसमें इस पिस्टन को उठाने में खर्च हो जा रही है। मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस मेरा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है ना। क्या हो रहा है, जितनी भी हीट ये
इसको दे रहा है वो किसमें खर्च कर रहा है, इस पिस्टन को ऊपर उठाने में खर्च कर रहा है। मतलब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब पहला जो प्रोसेस है मेरा ए टू बी, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो मतलब पहला जो मेरा प्रोसेस है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है। एक्सपेंशन क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। पिस्टन मूव करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कहां से कहां पहुंच गया, यहां से यहां तक पहुंच गए, मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस है इसमें क्या है, P1 V1 T1 P2 V2 T1, है ना। टेम्परेचर इज बीइंग कांस्टेंट, टेम्परेचर इज बीइंग कांस्टेंट, और प्लस का Q का क्या मतलब है यहाँ पे कि हीट क्या हुई है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है ना। हीट रिजर्वोयर से मेरे सिस्टम में हीट गई है, मतलब सिस्टम ने मेरी हीट एब्जॉर्ब हुई है ना। यहाँ पे इसलिए प्लस Q आएगा। सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। सेकंड प्रोसेस में क्या किया मैंने, इस सिस्टम को उठा के मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, है ना। यहां पे क्या आ गया, इंसुलेटिंग स्टैंड। तो गाइस इंसुलेटिंग स्टैंड क्या करेगा, इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब है हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है ना। ये जो मेरी वॉल थी नीचे वाली, ये परफेक्टली कंडक्टिंग थी, और इसकी वॉल क्या होगी, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, है ना। मतलब इससे इसमें हीट ट्रांसफर का चांस ही नहीं बनता है ना। कोई चांस नहीं है कि यहां से यहां हीट फ्लो हो। तो पर इस केस में मैं ऑब्जर्व क्या कर रहा हूं, इस केस में ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अब भी जब हीट मैं इस सिस्टम को दे भी नहीं रहा हूं, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है ना। हीट बिना ट्रांसफर किए सिस्टम में क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, एक्सपेंशन ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो एक्सपेंशन किस बेस पे हो रहा होगा, तो गाइस विदाउट ट्रांसफरिंग हीट जब एक्सपेंशन होता है तो कौन सा प्रोसेस आता है ना। कौन सा प्रोसेस आता है, एडियाबैटिक प्रोसेस आता है। कौन सा प्रोसेस आता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो विदाउट ट्रांसफरिंग हीट कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को मैं कह सकता हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। तो इसमें हो क्या रहा होगा भाई, कुछ स्टोर्ड एनर्जी भी तो होती है सिस्टम की, है ना। कुछ स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी भी तो होगी। तो वो स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है, वो इस पिस्टन को मूव कर रही है, वो इस पिस्टन पे वर्क कर रही है ना। ये स्टोर इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है, इस पिस्टन पे वर्क कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से पिस्टन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर क्या है, इनिशियली टेम्परेचर जब मैं इसको दे रहा था टेम्परेचर बढ़ गया इसका, है ना। तो अब इस केस में क्या है, टेम्परेचर इसका कम हो रहा होगा, है ना। भाई इंटरनल एनर्जी कम हो रही है ना, इंटरनल एनर्जी किसमें खर्च हो रही है, सराउंडिंग में खर्च हो रही है, वर्क करने पे। तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, फॉल करेगा टेम्परेचर, ठीक है। और जब एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। और एक्सपेंशन होने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर क्यों कम हो जाएगा भाई, जब किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस उतने ही रहेंगे, तो अब वो क्या हुए, वो पहले इतने से वॉल्यूम में थे, अब वो इतने सारे वॉल्यूम में, तो उनका जो प्रेशर है एक दूसरे के ऊपर वो कम हो जाएगा, वो थोड़े एक्सपेंड हो जाएंगे, है ना। तो एक्सपेंशन के केस में प्रेशर भी मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब बात आती है कब तक डिक्रीज करेगा, है ना। ये एक्सपेंशन कब तक करेगा, ये तब तक एक्सपेंशन करेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर जो है T2 के बराबर ना आ जाए। T2 के बराबर ना आ जाए मतलब सिंक के बराबर ना आ जाए, है ना। जैसे इसका टेम्परेचर सिंक के बराबर आया, ये उसका एक्सपेंशन हुई खत्म, ये यहां पे रुक जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, मेरा आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो यहां से यहां क्या हो रहा है, मेरा आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 गया, टेम्परेचर में चेंज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, है ना। टेम्परेचर में चेंज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब आते हैं तीसरे प्रोसेस में, ठीक है। तीसरे प्रोसेस में क्या किया मैंने, इस सिस्टम को उठा के मैंने रख दिया सिंक पे, है ना। इस सिस्टम को उठा के मैंने रख दिया सिंक पे। तो जब मैंने इसको सिंक के ऊपर रखा, मतलब कोल्ड रिजर्वोयर के ऊपर रखा, तो क्या होगा भाई, इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है ऑलरेडी, और इसका टेम्परेचर क्या है, इसका भी T2 है टेम्परेचर, है ना। तो जब दोनों का टेम्परेचर T2 है तो हीट एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं है ना। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना दोनों का, तो हीट एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, तो इस केस में क्या करूंगा मैं, इस केस में मैं ऊपर से फोर्स लगा के, है ना, मैं ऊपर से फोर्स लगा के इस पिस्टन को
नीचे नीचे धकेलूंगा, है ना, मतलब मैं इस केस में वर्क कर रहा हूं, है ना, मैं कर रहा हूं वर्क कर रहा हूं, वर्क ऑन द सिस्टम, तो मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं इस केस में। तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे आएगा, है ना, पिस्टन नीचे आने की वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे क्लोज हो जाएंगे, है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो होता है क्या, जब मैं फोर्स लगाता हूं और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां से यहां तक डीवी हो गया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मेरा वर्क होता है ना। तो मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूं प्रॉपर, वर्क करने की वजह से क्या होगा, यहां पे क्या है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी सिस्टम की, है ना। दैट मींस यहां पे जब मैं वर्क कर रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की, है ना। तो जो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की, वो कहां जाएगी, वो मेरी सिंक के पास जाएगी, है ना। वो काउंट होगी एज अ रिजेक्टेड हीट, वो काउंट होगी एज अ रिजेक्टेड हीट। तो मैं जितना भी वर्क कर रहा हूं उससे जो इंटरनल एनर्जी हो रही है वो किसमें जा रही है, मेरी सिंक में, एज अ रिजेक्टेड हीट, है ना। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इज बीइंग कांस्टेंट, जितनी भी मैं वर्क करके इंटरनल एनर्जी क्रिएट कर रहा हूं, जितनी भी मैं हीट बढ़ा रहा हूं उसमें, वो किसमें जा रही है, सिंक में जा रही है। मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है ना। हीट तो निकल के सिंक में चलेगी ना, दैट मींस टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है ये मेरा कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है ये हो गया आइसोथर्मल, और मैं कर क्या रहा हूं, यहां पे कंप्रेशन कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो जब मैं सी से डी तक आता हूं, क्या ऑब्जर्व करता हूं मैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन और हीट का लॉस, है ना। हीट रिजेक्ट हुई है ना इस केस में, तो यहां पे क्या आएगा, -Q, ठीक है, -Q आएगा यहां पे। अब मूव करते हैं आगे, लास्ट प्रोसेस में क्या होगा, लास्ट प्रोसेस आ गया मेरा, मैं इस पॉइंट पर आ चुका हूं। तो लास्ट प्रोसेस में मैं इस सिस्टम को उठा के किस पे रख दूंगा, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दूंगा, है ना। लास्ट प्रोसेस में मैं इस सिस्टम को उठा के इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दूंगा। तो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने की वजह से क्या होगा, इसके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगी, है ना। इंसुलेटिंग क्या है, मेरा नॉन कंडक्टिंग है, और वॉल कंडक्टिंग होते हुए भी अब क्या है, हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज करने के लिए है ही नहीं मेरे पास, है ना। तो इस केस में भी मैं फर्दर क्या कर रहा हूं, पिस्टन को नीचे धकेले जा रहा हूं, मतलब मैं वर्क करता जा रहा हूं, मैं वर्क करता जा रहा हूं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है ना। तो ये वर्क मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मैं इनिशियल स्टेज पे ना आ जाऊं, है ना। मैं तब तक वो करता रहूंगा जब तक मैं इसके इनिशियल स्टेज में आ जाऊं, मैं डी से ए तक ना आ जाऊं। तो इस केस में क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है ना, हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। दैट मींस ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा एडियाबैटिक, है ना, हीट 0 है, और मैं कर क्या रहा हूं, इसमें कंप्रेशन कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया मेरा, आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिस्टम मिला के क्या बनाएगा, मेरा साइक्लिक प्रोसेस बनाएगा, प्रॉपर साइक्लिक प्रोसेस, A to B, B to C, C to D, D to A, है ना। तो A से B में मैंने पढ़ा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, B to C में मैंने पढ़ा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, C to D में पढ़ा मैंने आइसोथर्मल कंप्रेशन, और यहां पढ़ा मैंने एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है गाइस। ये ओवरऑल मेरा क्या है,